नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी गुरुकृष्ण क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और हम आज चर्चा करते हैं साइंस की। पहले भी आपने साइंस में महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छे लगते हैं क्वेश्चन और अपना जो चैनल है उसको लाइक और शेयर करें, आगे अन्य बालकों तक भी ये पहुंचाया जाए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में ध्वनि का वेग होता है दोस्तों, तो कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? आंसर बताओ। क्या 221 मीटर प्रति सेकंड होता है? क्या 232 मीटर प्रति सेकंड होता है? क्या 321 मीटर प्रति सेकंड होता है? या 331 मीटर प्रति सेकंड होता है? दोस्तों, ये बात कर रहा है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बात करता है। तो हम बात कर रहे हैं कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है दोस्तों। तो कितना होता है? आपका उत्तर होगा दोस्तों कौन सा? 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। कई बार आपके 331 मीटर प्रति सेकंड आता है और कई बार दे देता है दोस्तों 332 मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों बात एक ही है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है? हवा में ध्वनि का वेग पूछ रहा है दोस्तों। अगर 20 डिग्री पे पूछता है दोस्तों, 20 डिग्री सेल्सियस पर पूछता है, मतलब कमरे के तापमान पर अगर पहुंचता है, तो फिर कितना आ जाएगा दोस्तों? 344 डिग्री से 344 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो हवा में ध्वनि का वेग पूछता है तो कितना आ गया दोस्तों? 332 या 331 मीटर प्रति सेकंड। और 20 डिग्री तापमान देकर पूछे तो बता देना 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस पर, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तो ध्वनि का वेग होता है दोस्तों, वो बढ़ता है 0 पॉइंट कितना बढ़ता है दोस्तों? 6 मीटर प्रति सेकंड। या अपन ये कह सकते हैं 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ता है कितना? 0 पॉइंट कितना बढ़ता है? 6 बढ़ता है दोस्तों। तापमान की अगर बात करें तो बढ़ेगा ये। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन कितना आ गया? 331 या 332 मीटर प्रति सेकंड। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें दोस्तों, किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है? आपके हिसाब से उत्तर होना चाहिए। बताओ दोस्तों, किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता, ये क्या पूछ रहा है दोस्तों? कार्य करने की क्षमता। क्षमता को ही कहते हैं सामर्थ्य। क्षमता ही क्या होती है दोस्तों? सामर्थ्य होती है। क्या होती है? सामर्थ्य। सामर्थ्य या इसी को कहते हैं दोस्तों शक्ति। क्या कहते हैं? शक्ति। तो बात वही है, कार्य करने की क्षमता कह दो, कार्य करने की सामर्थ्य कह दो, कार्य करने की शक्ति कह दो, तो किस रूप में जाना जाता है? देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन आपके सामने है ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है शक्ति। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है संवेग। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है कार्य। अपन कार्य की बात करें दोस्तों, कार्य क्या होता है? तो जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु में अगर विस्थापन उत्पन्न हो जाता है तो उसे अपन कहते हैं कार्य। यानी हम ये कह सकते हैं W बराबर Fs होता है दोस्तों। क्या होता है? Fs, या अपन कह देते हैं D का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट। यानी जब किसी वस्तु पर आप क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, तो उस वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाता है? विस्थापन। तो फिर जो उत्पन्न होता है वो कहलाता है क्या? कार्य कहलाता है। अगर दोस्तों D बराबर 0 होता है, D बराबर क्या होगा? आपने बल लगाया तो D बराबर अगर 0 होता है तो दोस्तों कार्य बराबर भी क्या होता है? 0 ही होता है। तो दोस्तों हम ये जान गए कि कार्य क्या है, कि जब किसी वस्तु पर आप क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, तो अगर बल में कौन उत्पन्न हो रहा है? विस्थापन। बल लगाने के कारण अगर वस्तु किसकी है तो आपने क्या किया है? कोई कार्य किया है। अगर विस्थापन नहीं हुआ दोस्तों तो आपने फिर क्या किया है दोस्तों? कार्य क्या किया है? 0 किया है। अगली बात अपन करें दोस्तों, संवेग है ये।
क्या है? संवेग। तो हम जानते हैं संवेग का प्रतीक होता है दोस्तों P, तो P बराबर होता है mv। P बराबर क्या होता है? mv। यानी संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं दोस्तों। कार्य की अपन बात करें तो कार्य एक दोस्तों कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है दोस्तों? अदिश। देखो कार्य, शक्ति और ऊर्जा तीनों ही कैसी राशि है दोस्तों? अदिश राशि है। तो संवेग, संवेग एक दोस्तों कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि वेग कैसी राशि होती है? सदिश होती है। और संवेग, वेग जिसके जुड़ा हुआ है तो वेग खुद सदिश है, तो वेग जिसके जुड़ा हुआ है वो भी क्या है दोस्तों? सदिश राशि है। तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल आता है दोस्तों, उसे अपन क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। शक्ति दोस्तों क्या होती है? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है दोस्तों? शक्ति कहते हैं। तो P बराबर है W अपॉन क्या होता है दोस्तों? T होता है। W अपॉन Q क्या होता है? T होता है। दोस्तों जिस परिभाषा में T मतलब दर शब्द जुड़ा हुआ है, तो समझ जाना बटे में कौन बैठा होगा? समय बैठा होगा। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। और कार्य करने की क्षमता दोस्तों क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही है। कार्य करने की क्षमता या सामर्थ्य या शक्ति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है दोस्तों। बैठ गई होगी बात। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन होगा। कार्य, ऊर्जा, शक्ति तीनों देखो दोस्तों, पहला कौन? कार्य, ऊर्जा, कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों ही कैसी राशि है? अदिश राशि है। तीनों ही कैसी राशि है? अदिश। संवेग कैसी राशि है दोस्तों? सदिश। कैसी राशि है? सदिश। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? पहला। स्क्रीनशॉट आप दोस्तों ले सकते हैं। आगे अपन बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है दोस्तों, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा माना जाता है दोस्तों? मूल बल होते हैं दोस्तों, जैसे होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे होता है दुर्लभ बल, जैसे होता है कौन सा? नाभिकीय बल, और जैसे होता है विद्युत चुंबकीय बल। प्रकृति में मूल बल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। विद्युत बल या चुंबकीय बल, दुर्लभ बल, दुर्बल बल, और एक होता है कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल, और एक होता है नाभिकीय बल। तो ये प्रकृति में पाए जाने वाले कौन से बल की बात कर रहा है दोस्तों? सबसे सशक्त मजबूत बल की बात कर रहा है। कौन से बल की बात कर रहा है? सशक्त, सबसे मजबूत बल कौन सा है? अगर बात की जाती है दोस्तों चुंबकीय बल, आपके सामने ऑप्शन है वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल और चुंबकीय बल। गुरुत्वीय बल दोस्तों मतलब गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो तो कमजोर बल होता है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल यानी सबसे कमजोर पूछे दोस्तों, सबसे कौन कमजोर बल पहुंचता है? कमजोर पूछता है तो कौन सा आ जाएगा? तो दोस्तों कौन सा आता है? गुरुत्वाकर्षण बल आता है। कौन सा आता है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल आता है। तो प्रकृति में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है दोस्तों? कि संसार में या ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, तो प्रत्येक पिंड पर या प्रत्येक वस्तु पर जो बल लगता है वो कहलाता है कौन सा दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वीय बल क्या होता है? किसी ग्रह द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? गुरुत्वीय बल लगाता है। जैसे पृथ्वी कौन सा बल लगाती है दोस्तों? कौन सा बल लगाती है? तो अपने पृथ्वी लगा रही है कौन सा? गुरुत्वीय बल। और कितना होता है दोस्तों? इसका मान होता है 9 पॉइंट, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान है गुरुत्वीय बल का 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। तो आपसे पूछ रहा है प्रकृति में सबसे सशक्त बल कमजोर कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण। और क्षयकारी पूछ ले दोस्तों, क्षयकारी कौन सा बल है? क्षयकारी बल। तो क्षयकारी नष्ट होने वाला जो बल है वो दोस्तों कौन सा होता है? वो होता है दोस्तों कौन सा? घर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है दोस्तों? घर्षण बल। और घर्षण बल जो होता है वो संपर्की बल है दोस्तों।
कैसा है? संपर्की। अनुभव के आधार पर कैसा होगा? घर्षण बल संपर्की बल होता है। दूसरा क्षयकारी बल भी किसे कहते हैं? घर्षण बल को कहते हैं। आपका उत्तर सबसे सशक्त बल कौन सा होता है? तो आपका उत्तर सी तीसरे नंबर का हो जाएगा, नाभिकीय बल, क्योंकि इस बल को तोड़ने के लिए दोस्तों ऊर्जा देनी पड़ती है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? तीसरा उत्तर हो जाएगा। वैद्युत बल नहीं होगा, गुरुत्वीय बल नहीं होगा, चुंबकीय बल नहीं होगा, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? नाभिकीय बल। और सबसे कमजोर कमजोर पूछता है दोस्तों तो कौन सा आ जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। और क्षयकारी पूछता है तो कौन आ जाता है? घर्षण बल आ जाता है। घर्षण बल एक प्रकार का कौन सा होता है दोस्तों? संपर्की बल होता है। गुरुत्वाकर्षण कैसा होता है दोस्तों? असंपर्की होता है। कैसा होता है दोस्तों? असंपर्की होता है। गुरुत्वाकर्षण कैसा होगा? असंपर्की होता है दोस्तों। ऐसे तनाव बल कौन सा होता है दोस्तों? वो भी कौन सा होता है? तनाव बल भी संपर्की बल होता है दोस्तों। आपका उत्तर हो गया कौन सा? 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? मतलब चमगादड़ आवाज निकालता है तो कौन से प्रकार की ध्वनि होती है? आवृत्ति के आधार पर दोस्तों, जैसे सर्वे ध्वनि होती है, अवसर्वे। आवृत्ति के आधार पर ध्वनियां 3 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है कौन सी? सर्वे ध्वनि, जो मानव द्वारा सुनी जा सकती है, उसे अपन कहते हैं सर्वे ध्वनि। मतलब कौन सी होगी? वो होती है दोस्तों कितनी? 20 हर्ट्ज। कितनी हर्ट्ज? हर्ट्ज किसका मात्रक होता है दोस्तों? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है दोस्तों। क्या होता है? हर्ट्ज। एच जेड इसका प्रतीक है। तो श्रव्य ध्वनि वो ध्वनियां होती है तो 20 हर्ट्ज से लेकर कितनी होती है दोस्तों? 20,000। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज तक होती है। उस ध्वनि को कहते हैं कौन सी? श्रव्य ध्वनि। जिसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक होती है, उसे अपन कहते हैं कौन सी? श्रव्य ध्वनि। अवश्रव्य, ये अवधामनिक नहीं होगा। अवश्रव्य ध्वनि आगे आता है। अवश्रव्य, अव का मतलब नीचे है, परा का मतलब दोस्तों ऊपर। यानी अवश्रव्य कितनी होगी? जो कितने से नीचे हो? 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि। किससे? 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि। से नीचे की ध्वनि कौन सी होती है दोस्तों? जिसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे, तो वो कौन सी होती है? अवश्रव्य ध्वनि होती है। पराश्रव्य ध्वनि यानी उसकी आवृत्ति 20,000। कितनी दोस्तों? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति ध्वनि को, या हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। या आवृत्ति के आधार पर ध्वनियां कितनी प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। एक होती है श्रव्य, एक होती है अवश्रव्य, दूसरी पराश्रव्य। 20 हर्ट्ज, एक किलो हर्ट्ज बराबर होता है दोस्तों 1 किलो हर्ट्ज। 1 किलो हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज बराबर होता है दोस्तों कितना? 1000। कितना होता है? 1000 हर्ट्ज होता है। तो ऐसे ही 20 हर्ट्ज से लेकर कितना आ गया? 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 किलो हर्ट्ज मतलब कितना हो गया? हर्ट्ज में 20 किलो हर्ट्ज बोल रहा है तो कितना आ जाएगा? 20,000 हर्ट्ज। आपका उत्तर क्या पूछ रहा है दोस्तों? चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? एक बात याद रखना है दोस्तों, जितना जीव छोटा होता है उतनी ही ध्वनि निकालता है या सुनता है। तो चमगादड़ कौन सी ध्वनि फेंकता है? तो वो आपका नंबर कौन सा हो जाएगा? पराश्रव्य ध्वनि। कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों? पराश्रव्य ध्वनि। जिनको अब क्या नहीं कर पाते? हम सुन नहीं सकते हैं। तो चमगादड़ की आवाज को अपन क्या नहीं कर सकते? सुन नहीं सकते, क्योंकि ये कितनी आवृत्ति की करता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को निकालता है दोस्तों, फेंकता है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगली बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर निम्न में परिवर्तन होता है। निम्न मान में परिवर्तन होता है। क्या है प्रश्न? कि
किसी वस्तु को पृथ्वी पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, पृथ्वी से कहां पर ले जा रहे हो दोस्तों, चंद्रमा पर ले जा रहे हो। कोई वस्तु है उसको आप पृथ्वी से कहां पर ले जा रहे हो, चंद्रमा पर ले जा रहे हो, तो उसके कौन से मान में परिवर्तन होता है, कौन से मान में परिवर्तन होता है। तो क्या वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, क्या वस्तु के बारे में नहीं आएगा दोस्तों, यहां पर क्या आएगा, भार। क्या आएगा दोस्तों, भार। वस्तु के द्रव्यमान में, वस्तु के भार में उपयुक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। आप किसी वस्तु को कहां पर ले जाना चाहते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जा रहे हैं, तो क्या, जैसे दोस्तों एक 5 केजी की वस्तु है, कितने की है, 5 केजी, इसका 5 केजी क्या है दोस्तों, द्रव्यमान है। तो 5 केजी वस्तु को आप कहां पर ले जा रहे हो दोस्तों, चंद्रमा पर। पृथ्वी पर भी कितना है, 5 केजी है। अब इसको ले जाकर आप कहां पर रख रहे हो, चंद्रमा पर, तो उसके कौन से मान में परिवर्तन आएगा, क्या द्रव्यमान में आएगा, क्या वस्तु के भार में आएगा, या उपयुक्त दोनों में आएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक बात याद रखना है, जब जब अपन किसी वस्तु को भले कहीं संसार में आप कहीं पर भी ले जाओ, उसका द्रव्यमान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है दोस्तों। द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित अपरिवर्तित रहता है दोस्तों। द्रव्यमान कहीं पर भी ले जाओगे तो किसी वस्तु का क्या नहीं करेगा, बदलेगा नहीं। तो वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप 5 किलो पृथ्वी पर तोल कर ले जा रहे हो, तो चंद्रमा पर ले जाकर रखोगे तो कितना ही रहेगा, 5 केजी ही रहेगा। हाँ दोस्तों, वस्तु के भार में परिवर्तन आता है। क्यों आता है दोस्तों, भार में परिवर्तन क्यों आता है, क्यों, वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाता है। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का अलग होता है और चंद्रमा का क्या होता है, अलग होता है। तो जैसे आप यहाँ पर 5 केजी लेकर जा रहे थे, तो पृथ्वी, हमने कहा 5 केजी लेकर जा रहे हो, तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा, पृथ्वी पर कितना होगा, तो आप कर लेते हैं दोस्तों 10। वैसे होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना, 9.8, लेकिन गुणा भाग करने से अपन क्या करते हैं, पॉइंट न लगा के 10 रख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 50 न्यूटन आ गया। ये पृथ्वी पर था दोस्तों। और चंद्रमा पर दोस्तों पृथ्वी का कितना होता है, 1/6 होता है। तो आप इस 50 को रखोगे कहां पर, 1/6, मतलब 50 में कितने का भाग लगा दोगे, छक्का, तो कितना आ जाएगा, 7 × 42 या 8 × 48, 8 × कितना आ गया, 48, बच गया 2, और 6 दूनो कितना हो गया, 12। देखो दोस्तों, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8.2 आ जाएगा। तो आपका मतलब ये हो गया, भार में क्या हो रहा है, यहाँ पे 50 न्यूटन था, तो वहां पर कितना हो गया, बहुत कम हो जाता है। जैसे अगर कोई वस्तु है, क्या है दोस्तों, कोई वस्तु है, हम ये कहें कि पृथ्वी पर वस्तु है, द्रव्यमान कहीं पर भी नहीं बदलेगा दोस्तों, द्रव्यमान क्या नहीं होगा, कहीं पर भी। जैसे मैं भार को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक वस्तु का भार, एक वस्तु या द्रव्यमान मान लेते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 60 केजी है। कितना है, बराबर 60 केजी है। यहाँ पर पृथ्वी पर इसका भार होगा, कितना हो जाएगा, 60 × 10 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 600 न्यूटन हो गया। बिल्कुल बात सही, क्योंकि यहाँ पर 10 9.8 ने लेके अपन ने कितना ले लिया है, 10 ले लिया है। अब इसी का अगर ये भार पूछे कहां पर, चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर पृथ्वी का भार कितना होता है, चंद्रमा की बजाय पृथ्वी पर भार कितना होता है, 1/6 कम, 1/ क्या होता है, 6। यानी कहने का मतलब है, अगर आप पृथ्वी पर किसी वस्तु को डाल रहे हो, कोई गेंद है, तो आप इस गेंद को पृथ्वी पर डालते हैं तो 1 मीटर उछलती है। अगर वही गेंद आप चंद्रमा पर डालोगे तो कितनी मीटर उछलेगी, 6 मीटर उछलेगी। तो वहां पर 6 गुना क्या होता है, कम गुरुत्वीय बल होता है दोस्तों। तो वहां पर हो जाएगा चंद्रमा पर 1/6, और कितना वहां यहाँ पर कितना है, 600 न्यूटन है, तो वहां पर कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा दोस्तों। कितना न्यूटन, 100 न्यूटन। तो बताओ दोस्तों, भार बदला कि नहीं बदला, तो बिल्कुल बदल गया। तो किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर निम्न मान में कौन सी में परिवर्तन होगा, तो कौन सा आ जाएगा, भार में परिवर्तन होगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भार में परिवर्तन होता है, ना कि दोस्तों द्रव्यमान में। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होगा, और इसके भार में इसका मान भी क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहता है दोस्तों।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण है, किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण, किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, यह बताना है दोस्तों। किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ग्रह की त्रिज्या बिल्कुल करेगा दोस्तों। ग्रह का द्रव्यमान भी करता है दोस्तों। जितना बड़ा द्रव्यमान होगा ग्रह का, यानी ग्रह जितना बड़ा होगा उतना ही उस पर गुरुत्वीय त्वरण लगता है। ग्रह का घनत्व बिल्कुल करता है और वस्तु का द्रव्यमान। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। जैसे एक वस्तु कितने की है? 5 केजी की है। कितने की है? 5 केजी की। और एक वस्तु कितने की है? 100 केजी की है। आपने पृथ्वी पर दोनों को डाला है दोस्तों, तो इसके नीचे कितना गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड त्वरण लग रहा है दोस्तों। तो लगने वाला समान है। और यह द्रव्यमान पर क्या नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ग्रह की त्रिज्या पर करता है और ग्रह के घनत्व पर करेगा। तो किस पर निर्भर नहीं करेगा? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश एक है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, प्रगामी तरंग है, 1 व 3 दोनों होगा। तो प्रकाश कौन से प्रकार की तरंग है दोस्तों? देखो, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है दोस्तों? जब माध्यम के कण क्या होते हैं दोस्तों? जब माध्यम के कण अगर समकोण पर गति करते हैं तो वो कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ तरंग होती है। जब तरंग की दिशा यानी कोई वस्तु यूं जा रही है दोस्तों, तरंग किधर जा रही है? इधर जा रही है। यानी माध्यम के कण दिशा के किधर कंपन कर रहे हैं दोस्तों? किधर कर रहे हैं? लंबवत कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? लंबवत। तो जब माध्यम के कण दिशा के लंबवत है, मतलब कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का लंबवत कर रहे हैं, तो वो कहलाती है कौन सी तरंगे? अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। और जब माध्यम के कण दिशा के अनुदिश, जैसे इधर दिशा है और माध्यम के कण इधर ही चल रहे हैं, तो फिर माध्यम के कण इधर ही कंपन कर रहे हैं, तो फिर वो कौन सा कहलाता है? अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। ऊर्जा के आधार पर 2 प्रकार की तरंगे होती है, प्रगामी तरंग और एक होती है अप्रगामी तरंग। तो कौन सा उत्तर होगा? आपका उत्तर हो जाएगा चौथा, 4 नंबर ऑप्शन सही है।